Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this lecture on active voice and passive voice for NMDCAT students. इस लेक्चर की 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि एक स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करना है एक सेंटेंस को, या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में किस तरह चेंज करना है। थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस लेक्चर से किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है NMDCAT इंग्लिश पोर्शन में, और उन क्वेश्चंस को आंसर किस तरह करना है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, एक्टिव मीन्स एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सब्जेक्ट किस तरह आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट एक्टिव किस तरह होगा, एजेंट किस तरह होगा, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं वही टेक्निक से अप्लाई करूँगा। आप ये सेंटेंस कंसिडर करिए, आई सेंड एन ईमेल। हु सेंड्स एन ईमेल? आई हमें व्हाट आंसर कर रहा है सेंटेंस के स्टार्ट में, हु आंसर कर रहा है सेंटेंस के स्टार्ट में, तो ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है। ये सारे सेंटेंसेस इसी पैटर्न पे है, इनमें जो सब्जेक्ट्स है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है, एजेंट है, मीन्स एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। इसकी बरक्स अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है बल्कि पैसिव है, पैसिव मीन्स एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि एक्शन रिसीव कर रहा है, तो वो सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस होगा। ये आप कंसिडर करें। एन ईमेल इज सेंट। व्हाट इज सेंट एन ईमेल? सेंटेंस के स्टार्ट में हमें व्हाट आंसर कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। अब ये जो है ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि एक्शन रिसीव कर रहा है, एक्सपीरियंसर है, तो पैसिव है। तो इसको हम जो स्ट्रक्चर है या कंस्ट्रक्शन, इसको हम पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर कहें। इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस इसी पैटर्न पे है, इनमें जो सब्जेक्ट्स है वो पैसिव है, तो इसलिए ये सेंटेंसेस भी पैसिव है। सिंपल रूल है, अगर सब्जेक्ट एक्टिव है सेंटेंस एक्टिव, अगर सब्जेक्ट पैसिव है सेंटेंस पैसिव। सेकंड जो रूल है या जो सेकंड फार्मूला है मैं उसकी तरफ आऊँ। अगर किसी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्मर है उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड मीन उसको हम निकाल के सेंटेंस फिर भी ग्रामेटिकली करेक्ट है तो वो हम एक्टिव वॉइस होगा। अगर हम किसी सेंटेंस से एजेंट को निकालें और वो सेंटेंस फिर भी ग्रामेटिकली करेक्ट है तो वो पैसिव वॉइस होगा। अगर हम किसी सेंटेंस से एजेंट को, एक्शन परफॉर्मर को नहीं निकाल सकते तो वो एक्टिव वॉइस होगा। अब ये देखिए यहाँ पर आई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें अगर हम आई को निकाल दें तो ये सेंटेंस स्टैंड नहीं कर सकता, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है इसमें बाय मी एजेंट है, इन सारे सेंटेंसेस में बाय मी जो है ये एजेंट है। अब मी को हम निकाल के ये सेंटेंस लिख सकते हैं, ये फिर भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस है। सेकंड जो रूल है या फार्मूला वो ये है कि अगर हम किसी सेंटेंस में एजेंट को निकाल के वो फिर भी ग्रामेटिकली करेक्ट है तो वो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा। अगर किसी सेंटेंस को हम एजेंट के बगैर नहीं लिख सकते तो वो एक्टिव वॉइस, जिस तरह ये सेंटेंस है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थर्ड फार्मूला में उसकी तरफ आऊँ, वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर है बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज इक्वल टू पैसिव वॉइस, किसी भी सेंटेंस में अगर ये स्ट्रक्चर हो बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो पैसिव वॉइस होगा। ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, सिंपलेस्ट बल्कि मैं कहूँगा बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। अब बी सिर्फ ये नहीं कि बी ही होगा, बी की ये फॉर्म है, बेस फॉर्म बी है, एज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर्ड सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, बीइंग कंटिन्यूअस फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर इनमें से एक प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो वो हमेशा पैसिव वॉइस होगा। ये आप देखिए एज एम आर या बी, वाज वर, बीन, बीइंग या बी और थर्ड फॉर्म वो पे। अब ये सारे सेंटेंसेस आप देखिए इनमें ये फॉर्म है बी प्लस थर्ड फॉर्म, इन सारे सेंटेंसेस में ये फॉर्म, इनमें से एक प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है और मैं रिकमेंड करूँगा कि इसी फार्मूला को ही आप फॉलो करें। बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी के ये फॉर्म्स, खाली बी नहीं, बी में कोई भी फॉर्म हो सकता है। अब अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है बी प्लस थर्ड फॉर्म तो एक्टिव वॉइस होगा। ये देखिए इन सब में किसी में भी ये फॉर्म नहीं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बी का कोई फॉर्म नहीं है, बी का फॉर्म होना ज़रूरी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, उस वक्त पैसिव वॉइस कंसिडर होगा। जो
जो थर्ड फार्मूला है, जो थर्ड पैरामीटर है जिसके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये है कि अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है किसी सेंटेंस में तो वो पैसिव वॉइस, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस। अब मैं इस लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ आऊँ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट किस तरह करना है। तो सिंपल फार्मूला है, आपको तो ये पता ही है कि हम पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, इन्वर्जन होती है, यहाँ पर सब्जेक्ट आयता, यहाँ पर एन ईमेल सब्जेक्ट होगा, ये तो आपको पता ही है। ये भी आपको पता है कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होना है पैसिव वॉइस में, और बाय की एडिशन होती है, और जो वहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, ये भी पता है, एक्यूजेटिव केस यहाँ बन जाता है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जो मेन पॉइंट है वो आपको ये पता करना है कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से हमने बी की फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है। एंड दिस लेक्चर इज़ ओवर कि किस तरह चेंज करना है। और ये इसके लिए मैं आपको एक सिंपल फार्मूला, एक सिंपल पैरामीटर बता रहा हूँ, वो ये है कि जो एक्टिव वॉइस में वर्ब है वो डिटरमिन करेगा कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए अगर किसी एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है तो उसके पैसिव काउंटर पार्ट में आपने या एज यूज़ करना है, या एम यूज़ करना है, या आर यूज़ करना है। एज कब यूज़ होगा, जब एक्टिव वॉइस में आपके पैसिव वॉइस में जो आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है अगर वो सिंगुलर है। आर कब यूज़ होगा, जब पैसिव वॉइस में आपके पास जो सब्जेक्ट आ जाता है वो प्लूरल हो। एम जब पैसिव वॉइस में आपके पास जो सब्जेक्ट बन जाता है इन्वर्जन के बाद वो आई हो। अब ये देखिए आई सेंड एन ईमेल, वही फार्मूला है कि एन ईमेल सब्जेक्ट, ये आई जो है एक्यूजेटिव केस बाय मी हो जाएगा, सेंड का हम थर्ड फॉर्म सेंड यूज़ कर लेंगे। अब ये सेंड है और ये यहाँ पर मैंने रूल लिखा है कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होगा वो डिटरमिन करेगा कि पैसिव काउंटर पार्ट में उसके हमने एज यूज़ करना है, एम यूज़ करना है, आर, बी, वाज, वर, बीन, बीइंग ये यूज़ करना है, ये वर्ब डिटरमिन करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो इसके पैसिव काउंटर पार्ट में या हमने एज यूज़ करना है या एम यूज़ करना है या आर। अब ये इन ईमेल के साथ तो आर नहीं आ सकते, एम भी नहीं आ सकता, इसलिए हमने इसके साथ एज यूज़ किया। अब अगर ये ईमेल्स होता तो फिर हम आर यूज़ करते, ये अगर आई होता तो फिर हम एम यूज़ करते। ये फार्मूला है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, अब अगर जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो बी प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी नहीं हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मॉडल वर्ब भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आप देखें आई विल सेंड एन ईमेल, बाकी तो वही रूल्स है, एन ईमेल सेंड थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और थर्ड फॉर्म के बाद ये जो एक्यूजेटिव केस है बाय मी, ये भी विल तो अपने जगह यूज़ हो जाएगा। और ये मैंने लिखा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो जिस तरह यहाँ पर है तो उसके पैसिव काउंटर पार्ट में हमने बी यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर हमने बी यूज़ किया, और ये वही पैसिव कंस्ट्रक्शन बन गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सब्जेक्ट पैसिव भी हो गए। नेक्स्ट देखिए, अगर जो आपके पास एक्टिव वॉइस में वर्ब है वो सेकंड फॉर्म हो, जिस तरह यहाँ पर है आई सेंड ईमेल, बाकी तो वही चेंजेस आपने करनी है। सेंड का यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ, सेंड सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, सेंड थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के स्टैंड नहीं कर सकती, जिस तरह यहाँ पर है, तो इसलिए ये थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब की स्टैंड कर सकती है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म। इसके पहले आप देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब आपके पास सेकंड फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है तो उसके पैसिव काउंटर पार्ट में या वाज यूज़ करना है या वर, ये बी की सेकंड फॉर्म है। मतलब बी एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होगा उसी के अकॉर्डिंग ने हमने बी की फॉर्म यूज़ करनी है। अगर एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म तो हमने बी की फर्स्ट फॉर्म, उसकी अगर सेकंड फॉर्म तो हमने बी सेकंड फॉर्म वाज सेंड। अब अगर ये ईमेल्स हो तो फिर हम वर यूज़ करेंगे। अब अगर एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म है तो फिर हमने बी की भी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है उसकी पैसिव काउंटर पार्ट में। आई हैव सेंट एन ईमेल हैज़ बीन सेंट, ये देखिए सेंट है, हैव सेंट थर्ड फॉर्म, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैंने बीन यूज़ किया। अब अगर कंटिन्यूअस फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में तो फिर हमने बी की ही कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करनी है, और वो है बी। आई एम सेंडिंग एन ईमेल इज़ बीइंग सेंड बाय मी। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर ये नहीं कि बी के दो फॉर्म आए हैं, बी की एक ही फॉर्म आने, ये एक एज जो है ये तो वो एम जो यहाँ पर था इसकी जगह यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर आई के साथ एम यूज़ होता है, ईमेल के साथ एज यूज़ हुआ, ये तो वही है। ये बी की जो फॉर्म है वो तो सेंडिंग की वजह से हमने बीइंग यूज़ की, जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। जो फॉर्म बी की होगी वही फॉर्म, जो फॉर्म एक्टिव वर्ब में होगी बी की वही फॉर्म उसकी पैसिव काउंटर पार्ट में हमने यूज़ करनी है।
अब अगर इम्पेरेटिव हो तो उसका ये फार्मूला लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंड इन ईमेल, लेट इन ईमेल बी सेंड, यहाँ पर भी वही बी की फॉर्म आ गई, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये रूल है, आपको तो पता ही है कि सब्जेक्ट इन्वर्जन हो के आता है पैसिव वॉइस में, यहाँ पर इन ईमेल सब्जेक्ट बना इन्वर्जन के बाद, ये तो पता ही है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्जिटिव केस बन जाता है, ये भी सिंपल है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज़ होना ही है, ये तो कांस्टेंट पॉइंट है पैसिव वॉइस में, इन सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब पॉइंट ये है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले इनमें से यूज़ कौन सी फॉर्म करनी है, तो वो डिटरमिन करेगा एक्टिव वर्ब। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है अगर वो फर्स्ट फॉर्म है जिस तरह यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने बी की भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, एज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो हमने पैसिव वॉइस में इन्वर्जन के बाद बनाया। अगर वो सिंगुलर है एज, वो प्लूरल है आर, वो आई है तो एम। अगर हेल्पिंग वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एक्टिव वॉइस में जिस तरह यहाँ पर, तो वहाँ पर हमने फिर बी यूज़ करने। अगर सेकंड फॉर्म है तो फिर हमने पी की भी सेकंड फॉर्म, और बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर है, वर प्लूरल के लिए वाज सिंगुलर है। अगर एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है तो फिर हमने बी की भी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और वो है बीन। अगर एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूस फॉर्म है तो फिर हमने बी की भी कंटिन्यूस फॉर्म को यूज़ करनी है और ये वो बीइंग। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस है, जिसमें एक्सप्रेस हो और उसमें सब्जेक्ट जो है वो हेडन हो, जिस तरह यहाँ पर यू हेडन है, तो वहाँ पर हमने ये फार्मूला लेट प्लस बी प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपके पास हुआ सेकंड पार्ट इस लेक्चर का कि किस तरह एक्टिव से पैसिव, पैसिव से। अब आते हैं इस लेक्चर के तीसरी हिस्से की तरफ, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम में एनएमडीकेट में आपके कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह आएंगे, आप अटेम्प्ट किस तरह करेंगे, क्योंकि एनएमडीकेट में टाइम सेविंग टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप जिस तरह मैट्रिक के एग्ज़ाम में या एफएससी के एग्ज़ाम में रटा लगा के ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने टेक्निक अप्लाई करके टाइम सेव करके क्वेश्चंस आंसर करने। अब वो मैं इस पार्ट की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले लेट सपोज आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आपने क्वेश्चन की नेचर को समझना है। क्वेश्चन की नेचर को समझने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपको वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी जगह पर आपके पास मिस्टेक है या आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। फोकल पॉइंट पे आपने जाना है, जिस तरह मैंने सब्जेक्टिव वाले लेक्चर में बताया था कि आपने फोकल पॉइंट पे जाना है, वहाँ पर ही आपको आपका आंसर मिलेगा। अब मैं आपको बताऊँ कि किस तरह आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहा था कि दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। या डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको कहेंगे कि इसका डायरेक्ट कर दो या इनडायरेक्ट कर दो। या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और इस साल ज़्यादा फोकस सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है। इसी तरह पैसिव और एक्टिव वॉइस में भी होंगे। या तो आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको बताएंगे कि इसको पैसिव कर दो या एक्टिव कर दो, वो मैंने आपको बता दिया कि आप आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, एक्टिव है पैसिव है, फिर चेंज किस तरह करेंगे। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये होंगे कि स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स होंगे। अब स्ट्रक्चर में मिस्टेक किस तरह होंगे, यहाँ पर हमने इन्वर्जन कर दी, इन्वर्जन के बाद जो सब्जेक्ट आया वो ईमेल है, सिंगुलर है, उसके साथ एज यूज़ होगा, उसके साथ आर नहीं यूज़ हो सकता। इसी तरह इसके बाद एज के बाद अगर पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन हो तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं हो सकती। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस हो तो एज एम आर वार के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म लगा कर दे देंगे। ये तो खैर सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर लेट सपोज आपको फर्स्ट फॉर्म दे दे, तो ये इनडायरेक्ट और स्ट्रक्चर रिलेटेड मिस्टेक्स है। इसी तरह ये आपके पास लेट सपोज इन ईमेल के साथ वही एम कांस्टेंट रखे, हालांकि ये चेंज होना चाहिए था। यहाँ पर एम इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आई था, यहाँ पर एज ही आएगा क्योंकि यहाँ पर इन ईमेल है। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं कि ये हैव यहाँ पर बी कांस्टेंट रखे आएंगे, ये हैव यहाँ पर आई की वजह से था, यहाँ पर इन ईमेल की वजह से हैव नहीं आ सकता, हैज़ आएगा। ये भी कर सकती है कि यहाँ पर ये बीन को निकाल ले, तो फिर ये तो पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म आप वर्ब का होना लाजमी है। तो ये बीन को निकाल देंगे तो ये भी मिस्टेक हो जाएगा। या ये कर सकते हैं कि बीन लगा देंगे लेकिन ये हैज़ को निकाल देंगे, या हैज़ बीन के बाद कोई और फॉर्म
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अलावा कोई और फॉर्म लगा देंगे। तो ये तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर में वो मिस्टेक करेंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। अब एक तो ये क्वेश्चन हो गए इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, आपको अगर स्टेटमेंट गिवन है और आपको कहे कि इसका पैसिव बना दो या एक्टिव है तो पैसिव बना दो, पैसिव है तो एक्टिव, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपके पास एक सेंटेंस गिवन है और उसमें जो एक्टिव वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपने फोकल पॉइंट पे जाना है। फोकल पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक्टिव वर्ब है, सेंट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके पैसिव काउंटर पार्ट में आपने जाना है इनमें से एक प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाकी आपने ज़्यादा पढ़नी नहीं क्योंकि टाइम सेव करना है। तो आपने देखना है कि एसेंट कहाँ पर है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो आपके पास सब्जेक्ट बनेगा इन ईमेल है, तो आपने 4 ऑप्शंस में से देखना है कि एसेंट, जहाँ पर एसेंट है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर एसेंट 2 ऑप्शन में से है तो फिर आपने मजीद पढ़ना है। अगर 2 ऑप्शन में से नहीं, एक ही ऑप्शन में एसेंट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, मजीद पढ़ने की ज़रूरत। टाइम सेव करो और नेक्स्ट लेक्चर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। या आपके पास अगर इस तरह हो कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब आपने वाज सेंट या वर सेंट देखना है पैसिव काउंटर पार्ट में, वही फोकल पॉइंट पे जाना है। वही फोकल पॉइंट पे जाके अगर 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वाज सेंट या वर सेंट है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, मजीद पढ़ने की। अगर 2 ऑप्शन में से ये है कि वाज सेंट वर, तो फिर आप मजीद पढ़े, अदरवाइज आपको इसी फोकल पॉइंट के आपको आंसर मिलेगा। लेट्स सपोज मैं आपको लास्ट ईयर वाला एग्जांपल दूँ। लास्ट ईयर आया था हाउ डिड शी डिफ्रॉड हिम ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, तो डिड आया, डिड मीन सेकंड फॉर्म, तो आपने फ़ौरन जाके वाज डिफ्रॉडेड, और वाज डिफ्रॉडेड एक ही ऑप्शन में था, वो करेक्ट ऑप्शन था, बाकी मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। आपको विद इन सेकंड आपको आंसर मिल गया फोकल पॉइंट पे। अब जो बाकी ऑप्शन थे उसमें मिस्टेक क्या था कि एक में जो था वाज के बाद डिफ्रॉड और वाज, यहाँ पर मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर मिस्टेक है। एज एम वाज वर्ब के बाद अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस हो तो सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो सकती है, कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज नहीं हो सकती। तो ये आपने करना है कि एक्टिव वर्ब को देखना है। एक्टिव वर्ब अगर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वही फॉर्म बी की आपने उसकी पैसिव काउंटर पार्ट में देखना है। अगर 2 है तो फिर आप मजीद पढ़े, लेकिन यूजुअली एक ही होगा, तो 4 ऑप्शन में से जो एक आपके पास होगा वो आप पिक करें। अब अगर बी की फॉर्म 2 है तो फिर बाकी मिस्टेक्स हो सकती है, वो इस तरह की बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगाई होगी, जिस तरह मैंने लास्ट ईयर वाली एग्जांपल दे दी, फिर आप मजीद पढ़े। लेकिन अगर आपको आंसर एक ही मिल रहा है बी वाला तो वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अदरवाइज जो मैंने बताया कि अगर 2 जगहों पे है तो फिर उसमें और मिस्टेक्स होगा, और मिस्टेक किस तरह होगी वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इस लेक्चर के बाद ये मैंने आपको बता दिया, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अगर 20 क्वेश्चन में से 4 वोकेबलरी से, 16 ग्रामर से। ग्रामर की फिर मैंने बताया कि एग्रीमेंट मिस्टेक्स ज़्यादा है, फिर पंक्चुएशन से, फिर आर्टिकल से, फिर प्रपोजिशन से, वर्ब्स एंड टेंसेस से। अब वर्ब से ये आ सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन आ सकती है, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कॉजेटिव वर्ब्स वाले क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस कर चुका, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। कॉजेटिव वर्ब्स वाले क्वेश्चन भी वर्ब से आ सकते हैं। इसके बाद जेरंड और टू इन्फिनेटिव के क्वेश्चन, यूजुअली ये होता है कि बड़े बड़े लेस्ट रटा लगाने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, उसका मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कहाँ पर जेरंड यूज़ करना है, कहाँ पर टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। उसके बाद आर्टिकल लेक्चर भी मैं अपलोड करूँगा, और एडजेक्टिव और एडवर्ब लेक्चर और टेंसेस लेक्चर। एग्रीमेंट मिस्टेक्स मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर, उसके 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं। पंक्चुएशन की भी 5 लेक्चर्स पड़े हुए हैं। वर्ब्स की भी सब्जेक्टिव के पड़े हुए हैं, बाकी कॉजेटिव वर्ब और जेरंड और इन्फिनेटिव की मैं अपलोड करूँगा। क्लास और सेंटेंसेस की ऑलरेडी पड़े हुए हैं, फ्रेजेस की भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं दोबारा भी अपलोड करूँगा स्पेसिफिकली एनएमडीकेट स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू।